गणेश विसर्जन के जुलूस में देश भर से हंगामे की खबरें आई हैं, लेकिन मेरठ में जुलूस के बीच में ही युवक की हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये हत्या हुई, मौके पर सैकड़ों लोग साथ में थे, लेकिन हमलावरों को ना लोगों से डर लगा, ना ही उन्हें पुलिस का खौफ सताया। खास बात यह रही कि मृतक और मारने वाले दोनों एक दूसरे से परिचित थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आरोपी ने युवक की हत्या कर दी? पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा है। तेज आवाज में डीजे बज रहा है। अचानक 10-12 की संख्या में हमलावर जुलूस में घुस जाते हैं। इस दौरान गोली भी चलती है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच आरोपी बॉबी गौतम नाम के युवक को पकड़ लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जुलूस में बॉबी के साथ मौजूद उसके दोस्त हमलावरों से उलझ जाते हैं। दोनों तरफ से मारपीट होने लगती है, लेकिन हमलावर बॉबी और उसके दोस्तों पर भारी पड़ते हैं। हमलावर बॉबी के ऊपर चाकुओं से प्रहार करने लगते हैं। जिस दौरान बॉबी पर हमला होता है, उस समय बाकी लोग भी वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई भी बॉबी को बचाने आगे नहीं आता। वीडियो में कुछ लोग हमले में बुरी तरह घायल बॉबी को बचाकर ले जाते दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही बॉबी जमीन पर गिर जाता है। स्कूटी लेकर जा जल्दी। बॉबी को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। गणपति विसर्जन में लाइव मर्डर की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। बताया जा रहा है कि बॉबी का शेखर नाम के युवक से विवाद था। वो दोनों एक जिम में जाते थे, जहां किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। घटना वाले दिन भी किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। दिन में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसी विवाद के चलते शेखर ने शोभा यात्रा के दौरान बॉबी की चाकू मारकर हत्या कर दी। सरधना मोहल्ला तकिया कैद का रहने वाला बॉबी गौतम कपड़े के शोरूम पर सेल्समैन था। उसकी मोहल्ले में ही अमन गुप्ता से दोस्ती थी। शनिवार को अमन गुप्ता ने गणेश विसर्जन यात्रा निकाली थी, जो रामलीला मैदान से गंग नहर की ओर जा रही थी। जुलूस रात करीब 10 बजे नहर के पास पहुंचा तो शेखर और उसके 10-12 दोस्तों ने बॉबी को पकड़ लिया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने लगे। इसके बाद खून से लथपथ बॉबी गौतम को छोड़कर आरोपी फरार हो गए। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में रात में कुछ युवकों के बीच हुए आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू लगने से मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के परिचित और सजातीय हैं। इस घटना से संबंधित उपलब्ध वीडियो के आधार पर परिजनों द्वारा 2 लोगों को नामजद करते हुए और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिस पर थाना सरधना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक नामजद और एक अन्य कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा की जा रही है। सरेआम हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस भी एक्टिव मोड में है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश में छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भगवा झंडे को लेकर पुलिस वर्सेस आर्मी जवान क्यों हो गया? मुस्लिम बहुल गांव में पुलिस ने सेना के जवानों को अपने ही घर पर भगवा झंडा लगाने से क्यों रोक दिया? घर पर झंडा लगाने का विवाद अब गांव से निकलकर दुर्ग तक फैल गया है और हिंदू संगठन के वर्कर सड़कों पर निकल आए। बवाल के बाद अब मामला जमीन के अवैध कब्जे तक कैसे पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक होशियारी मत मार, तू समझ रहा है? हाँ, क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे? क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा सर। उंगली दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहा है क्या? वीडियो में 2 पुलिसकर्मी जिनमें एक वर्दी में है जबकि दूसरा सादे कपड़ों में। दोनों मिलकर एक युवक को धमकी दे रहे हैं। तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार बन रहा है? मैं होशियार नहीं बन रहा। वो क्या कर रहा है? गाली दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे करे बात। तू है कौन बे? इतना अखड़ रहा है? कौन सा सर्विस भेज तो अभी कौन सा सर्विस में? श्रवण को भेज, इसको उठा तुरंत ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल, श्रवण को बोला। कौन सा सर्विस में? तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अबे हाथ नीचे कर, मोड़ के। हाँ, अभी नहीं मारूंगा लेकिन मारूंगा।
लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, नहीं इसको अभी नहीं मारूंगा, बताएंगे हम लोग क्या चीज है। पुलिसकर्मी और इस शख्स के बीच ये विवाद भगवा झंडा लगाने को लेकर हो रहा है। ये शख्स अपना झंडा लगाने पर अड़ा है, लेकिन पुलिस वाले इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं। तेरा क्या चीज गाड़ी बढ़ाओ भैया। तेरे क्या चीज है? देखो भैया, मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। क्या चीज है? चल अभी बताते हैं। चल बहुत उंगली दिखा रहे हो। बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे उंगली का बहुत ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में है? तू बता, तू जितना सर्विस तू भी आएगा उससे साथ ज्यादा में? हम लोग सर्विस दिखाते तू भी आएगा साथ में? हैं। बता दो तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तो मैं अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहेगा सर, आप ही बताएं। तेरे तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है। जिस शख्स के साथ पुलिसकर्मियों की झड़प हो रही है वो सेना का जवान है और 20 दिनों की छुट्टी पर घर आया हुआ है। पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम त्योहार चलने की बात कहकर झंडा हटाने को कहा था। पुलिस वाले जब झंडा हटवाने आए तो इस दौरान उन्होंने सेना के जवान की कॉलर पकड़ी और उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे थाने ले जाने की धमकी दी। अभी तुम लोग जब हम मना कर रहे हैं, तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे हैं, तुम दोनों को तो तुम्हारे घर में तो हमारे पास क्यों आते हो? साइलेंट ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। ये गलत बात गाड़ी बोलो, दोनों को बैठाओ। साइलेंट और कौन सा सर्विस में है तू? अभी आर्मी में हूँ। आदमी में? और क्या? बता कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा जब दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो सेना के जवान के परिवार के लोग भी मौके पर आ गए। काफी देर तक दोनों तरफ से बहसबाजी चलती रही। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? सुनो, काला नहीं पकड़ना, पहले बताओ। गाला वाला पकड़े वो, अरे गाली वाली सब दे। सेना का जवान जिस मचांदूर गांव का रहने वाला है वहां करीब 40 से 50 मुस्लिम परिवार और केवल 2 हिंदू परिवार हैं। आरोप है कि झंडा लगाने के विवाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेना के जवान और उसकी मां के साथ मारपीट की और इस मारपीट में 2 पुलिसकर्मी भी नशे की हालत में शामिल थे। पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहा है कि क्या अब अपने घर में धार्मिक प्रतीक लगाने के लिए भी किसी और समुदाय की इजाजत लेनी होगी। राम का झंडा लगा है घर में, 2 पुलिस वाले आए और बोले मेरे बच्चे को कि झंडा क्यों लगा रहा है, झंडा को निकालो, यहाँ मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है। तो झंडा क्या हम नहीं लगा सकते? क्या हमको इजाजत लेना पड़ेगा मुस्लिम लोगों से? अपने झंडे को घर में लगाने का इजाजत लेंगे क्या हम मुस्लिम लोगों से? सेना के जवान के साथ बदसलूकी की खबर जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो बड़ी तादाद में वो थाने पहुंच गए। बजरंग दल का दावा है कि गांव में गौ तस्करी और अवैध निर्माण जैसी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं और कई बाहरी लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बस गए हैं। और वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र बोलते हैं, ऐसा 40 से 50 घर है वहाँ मुस्लिमों का और 2 हिंदू परिवार है। उसके झंडे को हटाया जाता है, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये आए दिन ऐसी घटना वहाँ हो रही है। इसको विषय को लेकर जो इनका त्यौहार था अभी 2 दिन पूर्व में, उस विषय को लेकर कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गए वहाँ के मुस्लिमों द्वारा। तो आज हिंदू परिवारों के साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही अवैध रूप से रह रहे लोगों की भी जांच शुरू कर दी गई। ये जो चौकी मचांदुर का मामला था, वहाँ पे पिछले रात को एक घटना घटी थी जिसमें कि ये जो है 2 पुलिस वालों के साथ एक व्यक्ति का जो बहस करने का जो एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में होते हुए देखा गया कि 2 पक्ष आपस में उलझ रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो पुलिस ने इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके आधार पर हम लोगों ने जो आरोपी जो आरक्षक है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है उसको तत्काल उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हमने प्रस्ताव तुरंत भेज दिया है। और दूसरा चीज़ है उनके द्वारा जो मांग की गई थी, जो कुछ लोगों के रहने पे उनके वेरिफिकेशन कराने की जो मांग है, वेरिफिकेशन कराने का कार्य हम लोग चालू करा रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग को पत्राचार भी किया जा रहा है। इससे पहले यूपी के मेरठ में भी सेना के जवान की पिटाई का मामला तूल पकड़ा था, जिसके बाद टोल कर्मियों और टोल का संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब छत्तीसगढ़ से ऐसा मामला सामने आने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है।
मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और आम लोगों को तो छोड़िए, खास लोग भी अपराधियों के रडार से बाहर नहीं हैं। और इस बार चोरों के निशाने पर आए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। इंदौर में 5 चोरों के गिरोह ने बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार भी हो गए। पूरे इलाके में 2.5 घंटे तक शातिर चोर आतंक मचाते रहे। जीतू पटवारी के घर के अलावा कुछ और घरों में भी चोरी हुई है। चोरी की इस घटना के पीछे पुलिस को किस गिरोह पर शक है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी फुटेज में 2:11 हो रहे हैं। चेहरे से ढके हुए 4 बदमाश जाते हुए दिख रहे हैं। 2:13 पर 2 बदमाश वापस लौटते हैं। 2:14 और 39 सेकंड पर एक बदमाश घर के भीतर दाखिल होता नजर आ रहा है। 2:15 पर बदमाश दोबारा नजर आता है। इसी दौरान उसका एक और साथी आता है। दोनों पूरे घर का मुआयना करते हैं। अब इस फ्रेम में देखिए कैसे यह बदमाश पीछे के रास्ते घर के अंदर जा रहा है। थोड़ी देर बाद इसका एक और साथी बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है और घर के भीतर मौजूद अपने साथी को इशारा करता है। थोड़ी देर में घर में घुसा चोर भी बाहर निकल आता है। इस वीडियो में बदमाशों के बाकी साथी दिख रहे हैं। काफी देर तक बेखौफ बदमाश घर में घूमते रहते हैं और 2:25 पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर निकल जाते हैं। बदमाशों का एक और वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इसमें 5 बदमाश साथ नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं और ये घर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर 5 चोर घुस आए। उनके घर से कुछ गहने और कैश की चोरी की खबर है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बदमाश टामी और कटर लेकर पहुंचे और पटवारी के घर की जाली काटकर भीतर घुस गए। परिसर में बने पटवारी के कार्यालय में उन्होंने घुसकर दराज और लॉकर खंगारे। हालांकि उन्हें कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा। यहां तक कि ऑफिस में रखा फोन और एटीएम कार्ड भी नहीं उठाया। चोर करीब 2.5 घंटे तक इलाके में सक्रिय रहे। उन्होंने जीतू पटवारी के घर के अलावा नगर पंचायत अधिकारी, बिजली कंपनी इंजीनियर और एक कारोबारी के घर को भी निशाना बनाया। चोरी की वारदात राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बिजलीपुर के घर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे बाघ टांडा गिरोह का हाथ हो सकता है। जेएनयू में तेंदुआ दिखने की खबर आग की तरह फैली। दहशत इतनी बढ़ गई कि जेएनयू प्रशासन ने सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में सेफ रहने की हिदायत तक दे डाली। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और जानवर को देखकर किसी छात्र ने यह अफवाह फैलाई थी। शनिवार देर रात जेएनयू के कैंपस में तेंदुआ देखे जाने की अफवाह फैली, जिसके बाद स्टूडेंट्स डर गए और आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर जारी किया कि सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर रहेंगे, हॉस्टल के दरवाजे और खिड़की बंद कर ले। जिसके बाद वन विभाग की टीम से संपर्क किया गया। कुछ लोग आए और उन्हें लगा कि उन्होंने तेंदुए के पद चिन्ह देखे हैं। फिर एक्सपर्ट की टीम आई जिसमें 6 लोग शामिल थे। पूरे कैंपस का दौरा किया गया, जांच की गई, जिसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि कैंपस के अंदर ना तो तेंदुआ है ना ही उसके कोई पद चिन्ह। फिलहाल जेएनयू में स्थिति सामान्य है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट फ्रीली कैंपस के अंदर घूम रहे हैं। कोई भी अंदर कैंपस के आ जा सकता है। जो कैंपस के अंदर रहने वाला स्टाफ, स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो फिलहाल सेफ हैं और जेएनयू में कोई भी तेंदुआ मौजूद नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में खीरा विक्रेता छोटे लाल की पिटाई करना मोइनुद्दीन एंड गैंग को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी सद्दाम हुसैन और आलिशान को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों ही चल नहीं पाए, बल्कि आवाज की टोन भी उनकी बदल गई। पुलिस ने प्रधानपति सद्दाम की दबंगई का ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि अब ये कोई भी वारदात से पहले 100 बार सोचेंगे। इन्हें सबक जरूर मिला है। गलती हो गई सर, माफ कर दो। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। ये युवक पुलिस से माफी मांग रहा है। बार बार कह रहा है उससे गलती हो गई है। युवक अपने पैरों के सहारे ठीक से चल भी नहीं पा रहा क्योंकि पुलिस ने इसको इसके गुनाहों की सजा दी है।
पुलिस से माफी मांगने वाले इस युवक का नाम आलीशान है। ये यूपी के कौशाम्बी का रहने वाला है। इसने क्या गलती की है, पहले ये जान लीजिए। जिन दो युवकों की पिटाई हो रही है, इनमें से एक का नाम छोटे लाल, जो 4 सितंबर को फकीराबाद चौराहे पर खीरा बेच रहा था। किशनपुर अंबारी गांव की महिला प्रधान के ससुर मोइनुद्दीन से किसी बात को लेकर कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। मोइनुद्दीन ने अपने दोनों बेटे सद्दाम हुसैन और आलीशान को बुला लिया। प्रधान पति सद्दाम हुसैन ने भाई आलीशान और अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर खीरा विक्रेता को पहले बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा। छोटे लाल को पीटते देख उसका भाई और एक रिश्तेदार बीच बचाव करने आए। उनको भी इन दबंगों ने बुरी तरह पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सद्दाम, आलीशान और एक शख्स मिलकर एक युवक को उठाकर सड़क पर जोर से पटक देते हैं। फिर आलीशान डंडा लेकर आता है, दोनों को पीटने लगता है। पैर पर ताबड़तोड़ कई डंडे मारता है। फिर सद्दाम जीन्स शर्ट पहने युवक को कॉलर पकड़कर उठाता है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, सद्दाम आलीशान ने जिस शख्स को उठाकर पटका था उसे इतनी चोट लगी कि वो उठ भी नहीं पा रहा, और जिस शख्स को सद्दाम ने कॉलर पकड़कर उठाया उसको पहले एक शख्स लात मारता है, फिर आलीशान पीठ पर ताबड़तोड़ डंडे मारता है। जिन दोनों युवकों की पिटाई हुई थी वो इतनी बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्हें किसी नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सद्दाम समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा हुआ। आरोपियों पर BNS की कई और धाराएं भी लगाई गई हैं। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। सबसे पहले सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। शुक्रवार की रात को पुलिस को जानकारी मिली, इमली गांव के पास एक बगीचे में सद्दाम अपने दोस्त के साथ बैठा था। पुलिस ने तुरंत छापा मारा। अंधेरे का फायदा उठाकर सद्दाम के कुछ साथी फरार हो गए, लेकिन सद्दाम को पुलिस ने घेर लिया। सद्दाम ने भागने के क्रम में पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सद्दाम के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। सद्दाम के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस और लग्जरी गाड़ी बरामद की। अब बारी थी आलीशान की। गुरुवार की घटना के बाद से आलीशान फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। शनिवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आलीशान को दबोच लिया। आलीशान के पास से पुलिस ने पिटाई में इस्तेमाल किया गया डंडा, एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए। पुलिस की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने आलीशान को जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आलीशान की गिरफ्तारी से अब पूरे घटनाक्रम की जांच और तेज होगी। अन्य आरोपियों की भी भूमिका खंगाली जा रही है और जल्द ही उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सैलावी संकट से हरियाणा में भारी तबाही मची है। बहादुरगढ़ में मंगशपुर ड्रेन टूटने के बाद सेना को उतारा गया। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। सेना और SDRF की टीम ड्रेन की मरम्मत में जुटी है। ट्रैक्टरों की मदद से मिट्टी के सैंडबैग फेंके जा रहे हैं। सेना के 80 और SDRF के 40 जवानों की मौके पर तैनाती कर दी गई है। सिंचाई विभाग और नगर परिषद की टीम भी ग्राउंड पर तैनात है। ड्रेन का कटाव बंद करने की कोशिशें जारी हैं। मारुति कंपनी के स्कॉट यार्ड में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और बाढ़ के खतरे को देखते हुए फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित मंगेशपुर डैम टूटने से हालात बेकाबू बने हुए हैं। कई औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे घर, सभी पानी की चपेट में आ गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं। 150 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं। स्टॉकयार्ड में ये खड़ी थी गाड़ियां, जिससे करोड़ों का यहां पर नुकसान हो रहा है। लोगों का 10-12 फीट पानी भर चुका है, चाहे वो विवेकानंद नगर हो या छोटू राम नगर हो। एक तरफ बारिश हो रही है, ऊपर से ड्रेन भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र पूरा डूब चुका है। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी पानी आ गया है। कई फीट का पानी लोगों के घरों में जा चुका है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 150 से ज्यादा ये गाड़ियां हैं और जो अभी पानी में कई फीट तक की डूबी हुई नजर आ रही हैं। लगातार काम किया जा रहा है राहत बचाव का, और प्लास्टिक बैग से पानी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। बोरियों में मिट्टी भर करके पानी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। इलाके से कई 100 लोगों को निकाल लिया गया है। राहत बचाव का कार्य चल रहा है।
दिल्ली के यमुना बाजार इलाके से पानी को कम किया गया, लेकिन मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई। बाढ़ का पानी अपने साथ लाया कीचड़ लोगों के घरों में छूट गया है। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या घरों में जमा मिट्टी और गाद को निकालना है। हालांकि प्रशासन भी अब एक्टिव है। इस समय हम दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। इसे पूरे इलाके में मिट्टी ही मिट्टी भर चुकी है। ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और कितना बचा है। 12-12 फुट इस इलाके में पानी भरा था और यमुना के साथ जो गंदगी आई वो यहाँ पे अब जमा हो चुकी है। लोगों का सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। कुछ लोगों ने अपने घरों के कीमती सामान को छत में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पानी छत तक भी पहुंचा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। देखिए, लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, उस सामान को देख रहे हैं जिसे वो यहाँ पे सुरक्षित छोड़ कर गए थे। इस इलाके में फिलहाल अभी बिजली बहाल नहीं हुई है, पानी की सप्लाई भी यहाँ पे दोबारा से चालू नहीं हुई है। लोग वापस तो लौटे हैं। आप यही रहते हैं अंकल जी? यही रहता हूँ जी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान क्या हुआ, सबसे बड़ी मुसीबत तो एक कीचड़ का है जी। अच्छा। हाँ, और बाकी नुकसान तकलीफ तो नेचुरली होती ही है। यहाँ पे 12-12 फुट तक पानी आया था, मिट्टी भर चुकी है, अब कैसे सफाई होगी? प्रशासन कराएगा, गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है लोगों की। हाँ हाँ। पिछली बार भी आए थे यहाँ पे सफाई के लिए? नहीं, पिछली बार तो जब इलेक्शन आया तब सफाई हुई है, लेकिन तो इस बार कोशिश की जा रही है और उन लोगों से भी बातचीत चल रही है कि हाँ हम कराएंगे। चल रहा है लोगों से हिसाब किताब। लोगों के लिए यहाँ से इस मिट्टी को हटाना बिल्कुल भी संभव खुद से नहीं है, क्योंकि जिन घरों के अंदर पानी भरा उन घरों के अंदर अभी आप देखिए ये लोग कैसे खुद, अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा नीचे जाके तस्वीरें दिखा पाए कि कैसे लोग खुद ही फिलहाल बिना प्रशासन के यहाँ पे अपने घरों से मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि घर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वहां पर भी गाद भर चुकी है। ऐसे में पहली मदद जो है लोग खुद की खुद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से भी उम्मीद की जा रही है